हेलो गाइज, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स और मैं हूं आपका होस्ट पीयूष बिंजवे। और ये वन शॉट वीडियोस का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो और एक बार आपके लिए कि अगर आपको ये वीडियो से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो आपको क्या करना है, वीडियो देखते हुए ही उसको पॉज कर लीजिए, उसी वक्त लगे हाथ ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को याद कर लीजिए और उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़िए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि एसिड और बेस इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, अभी जो भी केमिकल कंपाउंड्स H+ रिलीज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और अगर कोई दूसरा कंपाउंड OH- अगर रिलीज कर रहा है उसके सॉल्यूशन में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए क्या कहता है। एसिड मतलब ए केमिकल दैट गिव्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो एग्जांपल क्या हुआ, HCl। अभी बेस को समझना आसान हो जाएगा अगर हम इस चीज से कंपेयर कर ले। तो HCl अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर लो तो क्या रिलीज करेगा वो, H+ आयन। और ये H+ आयन फ्री टू रिएक्ट होंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड। अगर बेस कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई सब्सटेंस बेसिक होगा तो वो क्या करेगा, OH- आयंस को रिलीज करेगा। और आप देख सकते हो आपकी वाटर का जो फॉर्मूला है कैसे होता है, H2O, मतलब एक H है और एक OH- है। आप हमेशा उसको इस तरह से डिनोट करते हो, H+ और OH-। तो वहां पे H+ और OH- एक दूसरे के प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। और हमें जो भी सब्सटेंस मिल रहा है जो कि वाटर है वो कैसा होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। इसका मतलब H+ के प्रॉपर्टीज OH- के प्रॉपर्टीज से अपोजिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट डेफिनेशन बेसिस की, ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, या तो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले या फिर OH- आयन को रिलीज कर पाए। अगर कुछ इस तरह का सब्सटेंस है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड कैन न्यूट्रलाइज एसिड। तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी बेस की कि एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, कैंसल कर देगा, ठीक है, या फिर न्यूट्रलाइज कर देगा, कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। सिंपल एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपको यहाँ पे दिख रहा है OH- आयन इसमें प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है कलर ऑफ इंडिकेटर। तो एसिड या बेस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एसिड या बेस हम इंडिकेटर की मदद से फाइंड करते हैं। तो सिंपली तो हम मोस्ट केसेस में लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो लिटमस पेपर आपने अपनी स्कूल की लेबोरेटरी में देखा होगा, उसका यूज करके तो लिटमस पेपर का कलर आपको पता होगा। अगर आप बेसिक मीडियम लेते हो और उसमें रेड लिटमस पेपर डालते हो तो क्या होता है, ब्लू में टर्न हो जाता है। और अगर एसिडिक मीडियम देते हो उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो वो रेड में टर्न होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, एसिड या बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे मुझे इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है आप लोगों को, और उनके कलर ये आपको या ध्यान में रखने, याद करने। तो आप देख सकते हो जैसे टर्मरिक, हम घर पे जो हल्दी यूज करते हैं टर्मरिक, उसका कलर एसिड में कैसा होता है, येलो होता है। पर अगर आपके कपड़े पे मान लो टर्मरिक गिर गई है, उसको आपने साबुन से धो लिया तो धोते वक्त उसका कलर कैसे हो जाएगा, तो डीप रेड या फिर गाढ़ा लाल कलर हो जाएगा। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज नाम का एक इंडिकेटर है, ये भी एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, फ्लूइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में उसका कलर कैसे होगा, रेड कलर होगा, बेसिक मीडियम में उसका कलर येलो होगा। नेक्स्ट है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन एक पिंक कलर का लिक्विड होता है, उसका कलर एसिड में डालोगे तो कलर कैसा होता है, एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस दिखाता है खुद को, और बेसिक मीडियम में उसका कलर पिंक कलर का होगा, डार्क पिंक, जो कि उसका ओरिजिनल कलर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिकेटर के टाइप से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब स्मेल से रिलेटेड इंडिकेटर। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ए सब्सटेंस हुज स्मेल वेरीज विथ मीडियम। ये ऐसा सब्सटेंस होगा जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्मेल देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, दे रिटेन देयर स्मेल इन एसिडिक मीडियम एंड लूज देयर स्मेल इन बेसिक मीडियम। अभी इनका टिपिकल बिहेवियर कैसा है, एसिडिक मीडियम में उनका जो भी स्मेल होगा, जो भी टिपिकल स्मेल होगा, आपको ओनियन का स्मेल पता होगा कैसा होता है, तो वो स्मेल रिटेन करेगा। पर आप अगर उसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो वो स्मेल क्या हो जाएगा, वो स्मेल डिसअपियर होगा। तो इसके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं टेक्स्ट बुक में, वो कौन से है, वेनिला, ओनियन एंड क्लोव। ये तीनों भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने। तो अब एसिड एंड बेसिस का नेक्स्ट पार्ट है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल्स। तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस मेटल्स गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन।
क्या मेटल के बेस के साथ भी सेम रिएक्शन होती है क्या? तो बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे हमें दोनों केस में दिखाई दे रही है। इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अभी HCl को हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया, मतलब एसिड को एक मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या बना है, ये कॉमन सॉल्ट बन चुका है। नेक्स्ट चीज देख सकते हैं, बेस के साथ अगर मेटल को रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है? तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? तो ये प्रोडक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा हमें और इसके साथ H2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। तो इसका इक्वेशन आप देख सकते हो, जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम यहाँ पे एसिड मतलब HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? ये सॉल्ट बन गया, कॉमन सॉल्ट, H2O वाटर बना है और CO2 गैस रिलीज हुआ है। वैसे ही अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ तो क्या बन रहा है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये जो यहाँ पे कॉमन रिएक्शन लिखा है ये इन दोनों के लिए है, या फिर ये कॉमन रिएक्शन के लिए आपको ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। वैसे ही यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है उसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो उसके डिटेक्शन के लिए यहाँ पे एक मेथड यूज की जाती है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर में से हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। तो अभी लाइम वाटर में से जब इसको पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह नीचे सेटल हो जाएगा। उसके साथ ही लिक्विड वाटर भी बनेगा। अभी ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल होना ही हमारा क्या है? कंफर्मेशन है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हुआ है वो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास करते इसी रिएक्शन में से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करवा देते तो क्या बनता है? यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये प्रोडक्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2O प्लस CO2। एक्सेस अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी सब्सटेंस बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, ये कैसा होगा? सोल्यूबल इन वाटर होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड एंड बेस का रिएक्शन। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब क्या करते हैं? ये रिएक्शन का नाम क्या हो सकता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट और वाटर दोनों भी चीजें कैसी है? ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसको अगर आप HCl के साथ मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट हम डेली यूज करते हैं प्लस वाटर। अब दोनों ही न्यूट्रल चीजें बनी है इसलिए इसका नाम आप रख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, मेटालिक ऑक्साइड एंड एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं? तो मेटालिक ऑक्साइड और एसिड भी उनका भी रिएक्शन कुछ इसी तरह से सिमिलर रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनेगा वापस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्ट और वाटर बनने का मतलब क्या है? वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाने के लिए? न्यू सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए। तो इसका मतलब मेटालिक ऑक्साइड कैसे होगा? तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ के इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर होगी। तो ये बेसिक इन नेचर होगा। तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट करके लिखा है मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड बेस, जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी इस इक्वेशन से वापस से हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे बेस तो हमने लिख रखा है, क्या चीज मिसिंग है न्यूट्रलाइजेशन में? तो एसिड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जहां पे एग्जांपल आपको दे रखा है अगले बार CO2 का, तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन में आप एग्जांपल देख सकते हो, ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में ही दे रखा है 2.5 एक्टिविटी में। तो CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट की तरह आ रहा था, और दूसरी चीज वाटर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन? सारे के सारे एसिड और बेसिस में क्या कॉमन में होता है? तो क्या कॉमन होता है? तो सारे के सारे एसिड जो है ना
वो H+ रिलीज करते हैं उनके सॉल्यूशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। आप इसका उल्टा भी सोच सकते हो, जैसे न्यूट्रल चीज का मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर में क्या क्या होता है, H+ और OH-। H+ की टेंडेंसी कैसी है, एसिडिक नेचर होता है H+ की वजह से, OH- की वजह से बेसिक नेचर होता है। तो कोई चीज अगर H+ को रिलीज कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है, या फिर OH- को एक्सेप्ट भी कर रहा है तो भी आप उसको क्या बोल सकते हो, एसिडिक बोल सकते हो। एग्जाम्पल है HNO3, H2SO4, HCl। तो ये क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में H+ रिलीज करेंगे। नेक्स्ट, बेसेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन या तो प्रोड्यूस करेंगे या फिर H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एंड CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है, HCl + H2O गिव्स H+ aqua + Cl- aqua। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, या फिर हाइड्रेशन प्रोसेस भी नाम दे सकते हैं। अब डाइल्यूशन प्रोसेस का मतलब क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन H+ का कॉन्सेंट्रेशन HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमें देखना है प्रोसेस में। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम डिसोसिएशन भी कह सकते हैं। जैसे पहले HCl मॉलिक्यूल के फॉर्म में था, अब क्या हो गया, H+ आयंस बन गए और Cl- आयंस बन गए, और ये वाटर में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इसी की वजह से आपको पता होगा कि जो भी इम्प्योर वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। किस वजह से, ऐसे आयंस की वजह से। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl कैन नॉट ऑकर इन अब्सेंस ऑफ वाटर। तो बिना वाटर के ये सेपरेट नहीं हो सकते, या फिर इनके रेशियो जो होता है, सेपरेशन का रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है। NaOH अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो क्या बन रहा है, Na+ + OH-। अभी एक बेस जो होगा वो क्या क्रिएट करेगा, OH- आयन। जैसे एसिड क्या क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, H+ आयन, OH- आयन लाए जाएंगे किसके द्वारा, बेस के द्वारा। तो यहाँ पे बेसेस जनरेट OH- आयन इन वाटर। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, अल्कलीज। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो जब भी आप HCl में वाटर डिसॉल्व करोगे तो कैसा प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। इसीलिए हम प्रोसेस इस तरह से नहीं करते। कैसे नहीं करते, HCl ले लिया एक कंटेनर में और उसमें वाटर डाले, ऐसे प्रोसेस नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है, तो वाटर लेते हैं और उसमें ऊपर से HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, ताकि भी ये एंटी एसिड कैसे होते हैं, तो हमारे पेट में एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा, बेस। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक बेस है। उसको दूसरा नाम दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। तो माउथ का pH क्यों कम हो सकता है, एसिडिटी क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पे भी कुछ डीके प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर pH 5.5 के नीचे अगर ड्रॉप हो गया तो क्या हो सकता है, हमारे टूथ में डीके का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। और डीके में क्या होता है, हमारे टूथ का जो इनेमिल होता है वो डिसॉल्व होता है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। तो हमारे माउथ में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ सकती है अगर कुछ डीके प्रोसेस चल रहा होगा। तो जैसे अटका हुआ खाना है तो उसकी वजह से डीके प्रोसेस होगा और उस केस में एसिडिटी बढ़ सकती है। अगर वो 5.5 की रेंज में आती है तो हमारे टीथ जो है उसके ऊपर कवरिंग होती है, उसका नाम होता है इनेमिल, तो उसका डीके स्टार्ट हो जाएगा और फिर वहां पे काले दाग पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इनेमिल क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा एसिड की वजह से। टूथ इनेमिल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, तो ये केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। तो आपको नाम अच्छे से ध्यान में रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। और इस नाम की वजह से, इस नाम से क्या रिलेटेड है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। अभी ये जो निटल लीव्स है ये स्पेसिफिक टाइप का प्लांट है जिसके जो कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, उसमें क्या रिलीज होता है, उसमें से एसिड रिलीज होता है। तो अगर मान लो कांटा आपको चुभ गया तो क्या होगा, वहां पे एसिड रिलीज होगा और नॉर्मल से ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे चींटी काटने पे तकलीफ होती है, क्यों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो अभी इस टॉपिक में हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट का यूज करके, जो कि कॉमन सॉल्ट है NaCl, उसका यूज करके हम और क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मोर अबाउट सॉल्ट्स में बेसिक चीज ये दे रखी है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे हमने पहले क्या यूज किया था HCl, और उसको हमने किससे मिक्स कर दिया, NaOH के साथ, तो हमें क्या मिल रहा था,
एक ऐसा सॉल्ट मिला NaCl जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते तो इसके बाद हमें जो भी सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। अगर इसी तरह से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अगर मिक्स किया तो हमें जो भी सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, उस सॉल्ट को भी प्रॉपर्टी आएगी, वो एसिडिक होगा। अगर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा उसको कैसी प्रॉपर्टी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट। तो हम कॉमन सॉल्ट डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज करते हैं NaCl जिसका फॉर्मूला है। तो कॉमन सॉल्ट NaCl इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। तो कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, इसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल अभी हम जान लेंगे। तो किस तरह से बनाते हैं, क्या फॉर्मूलाज यूज करते हैं और उसके बाद उसका यूज क्या है, ये सब हम जानेंगे। तो उसमें पहला है प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसी से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे हम, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसमें से करंट पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और इस प्रोसेस को एक नाम भी दे रखा है, क्या नाम है, तो उस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन कैसी आएगी, तो ट्वाइस ऑफ NaCl एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड यूज ट्वाइस ऑफ NaOH एक्वस प्लस Cl2 प्लस H2। तो यहाँ पे Cl2 क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये दो गैस रिलीज होंगे। तो कॉमन सॉल्ट का नेक्स्ट यूज है टू मेक ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या है, CaOCl2। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेक लाइम। तो सेक लाइम मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे अगर आप क्लोरीन मिक्स कर दोगे उसके साथ, अब क्लोरीन कहाँ से यूज करना है, तो प्रीवियस प्रोसेस में जो क्लोरीन रिलीज हो रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन में, वही क्लोरीन हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन जो अगर मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन किया, किसका यूज करके, NaCl का यूज करके। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, तो टू ब्लीच मतलब टू रिमूव कलर। तो इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, टू ब्लीच कॉटन को ब्लीच कर सकते हैं, अगर उस पर कोई कलर है तो उसको निकाल सकते हैं, या व्हाइट बना सकते हैं हम इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुड पल्प में यूज करेंगे, वुड पल्प कहाँ पे, पेपर फैक्ट्रीज में। तो वुड का जो भी कलर है वो रिमूव करने के लिए, उसको व्हाइट बनाने के लिए पेपर फैक्ट्रीज में यूज करेंगे। एंड टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स लॉन्ड्री में या फिर कहीं पे भी हम ब्लीच का यूज कर सकते हैं अगर उनको सफेद करना है। नेक्स्ट यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकता है, इसलिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर या जो भी बाथिंग वाटर होता है उसमें ये डाला जाता है ताकि उसको जर्म फ्री किया जा सके। तो आप अक्सर देख सकते हो, अगर आप कहीं पे भी अगर टैंक में स्विमिंग के लिए जाते हो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें से आपको क्लोरीन की स्मेल आती है या ग्रीनिश कलर भी दिखाई दे सकता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें ये पाउडर मिलाया जाता है, क्लोरीन के रिलीज होने से वो जर्म फ्री हो जाता है। नेक्स्ट यूज है बेकिंग सोडा बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अभी इसका प्रिपरेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हो, NaCl में हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस मिक्स कर दे रहे हैं। तो उसके बाद हमें मिल रहा है NH4Cl प्लस NaHCO3, और उसको आप नाम इस तरह से भी डाल सकते हो, इसका नाम, केमिकल नाम क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यही क्या है, हमारा बेकिंग सोडा है। अभी इसके साथ एक एक्स्ट्रा रिएक्शन दे रखा है, अगर हम बेकिंग सोडा को अगर हीट करेंगे तो क्या बनता है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaCO3, अगर इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, Na2CO3। अभी इसका नाम देखिए, सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब इसका यूज क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो भी हम घर पे यूज करते हैं, केक्स में जो भी यूज करेंगे उसको बनाने के लिए। अब इसका बनाने का एक प्रोसीजर शॉर्ट में आप देख सकते हो क्या है, अगर NaCO3 इसमें अगर मिक्स कर दिया जाए H+, हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन के आयन। तो हाइड्रोजन के आयन्स कहाँ से मिल सकते हैं, तो एसिड से। तो यहाँ पे हम एक माइल्ड ईडिबल एसिड जो कि खाने लायक हो, ऐसा एसिड को यूज करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे, फिर उसकी प्रोसीजर से क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 गैस प्रोड्यूस होगा।
और वहां पे बाय प्रोडक्ट मिल रहा है H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अभी ये CO2 गैस जो रिलीज होगा उसी की वजह से केक्स में या ब्रेड में क्या आएंगे, पोर्स आएंगे या फिर वो फ्लफी बनेगा। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। अभी आप देख सकते हो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एंटासिड्स में भी यूज कर सकते हैं। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो एक स्पेसिफिक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो NaCl का फोर्थ एंड लास्ट यूज है फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा। अब उसके लिए क्या प्रोसेस यूज किए जाते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो प्रीवियस प्रोसेस में हमने क्या किया था, क्या बनाया था, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनाया था, तो उसको हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे, मतलब उसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3 डॉट 10H2। अब रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे के पार्ट में बताऊंगा शॉर्ट में। इसके यूजेस क्या क्या होंगे, इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। एक्चुअली ये यूज किया जाता है एज अ कलरिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। अब ये बोरेक्स भी एक कलरिंग एजेंट ही है जहां पे ये यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, तो ये हमें यूज पता ही है, डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये इसके 4 यूजेस। नेक्स्ट है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, तो ये सवाल यहीं से उठ रहा है जहां पे हमने देखा था Na2CO3 डॉट 10H2। तो यहाँ पे सवाल यही पूछ रहा है क्या इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होने के बाद भी क्या ये ड्राई होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे ये वाले पार्ट में हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस सवाल का जवाब तो नहीं दे रखा है, पर यहाँ में ये दे रखा है कि यहाँ पे जब भी हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालेंगे तो क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, अभी CuSO4.5H2 ये इसका फॉर्मूला होगा और इसका कलर क्या होता है, ब्लू। अगर आप इसको हीट कर दोगे तो यहां से ये हाइड्रेटेड जो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद इसका जो कलर होगा तो ब्लू, और हीट करने के बाद जो कलर आएगा वो आएगा व्हाइट। तो ये मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है कि सॉल्ट को एक कलर होगा और उसको हाइड करेंगे, अगर उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव कर देंगे और उसके रिमूवल के बाद इनका कलर चले जाता है। तो कलर आने के लिए रीजन जो है वो आगे के क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कुछ डी ब्लॉक से रिलेटेड है। आपने SPDF इन ब्लॉक के बारे में सुना होगा, तो उसमें से डी ब्लॉक जो होते हैं, अगर EMT है तो EMT ब्लॉक्स में ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इससे रिलेटेड है। पर अभी इस सवाल का जवाब, क्या ये सही में ड्राई होते हैं क्या, तो ड्राई और वेट तो क्या है, हमारी फीलिंग है। हम अगर हाथ लगा के देखते हैं कि उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो ड्राई होता है या नहीं है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई सॉल्ट है, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई कंपाउंड है, अगर उसको आप हाथ लगा के देखते हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपको वेट फीलिंग नहीं देते हैं। इसीलिए ये सारे जो सॉल्ट्स होंगे ये क्या होंगे, सही में ड्राई फील होंगे हमें। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलाज देखते हैं, जैसे कि Na2CO3 डॉट 10H2, यही है हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अभी इसका भी टिपिकल कलर ब्लू ही होता है, ये थोड़ा लाइट ब्लू होता है और ये डार्क ब्लू होता है, और अगर इसको आप हीट कर दोगे तो वापस क्या होगा, व्हाइट कलर आएगा। ये कॉमन फेनोमेना है। सॉल्ट में क्या होगा या कंपाउंड्स में बेसिकली एक कलर होता है और उसको हीट कर दो, वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दो तो क्या हो जाता है, तो वो व्हाइट या कलरलेस बन जाता है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को भी हम नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन देख रहे हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की। लास्ट पार्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम घर पे यूज करते हैं POP, उसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2 ये यूज कर रहे हैं, उसको हमने हीट कर दिया 373 केल्विन पे, तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा और उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में रिलीज होंगे। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो जिप्सम जैसा ही फॉर्मूला है CaSO4, बस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, हाफ H2O। अब हाफ H2O लिखने के मायने ये है कि 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मूला आ रहा है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या है ये हम देखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या है, यूज बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। तो अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करते हैं, उसके अराउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसके ऊपर बैंडेज लगा देते हैं ताकि पोजीशन चेंज ना हो सके। नेक्स्ट इसका यूज है यूज फॉर मेकिंग टॉयज और डेकोरेटिव मटेरियल। तो घर पे भी प्लास्टर करने के लिए POP का यूज किया जाता है, आपको पता होगा POP करने की वजह से घर ठंडा रहता है। और कहाँ यूज किया जाता है, तो कुछ टॉयज बनाने में,
और स्पेसिफिक टाइप के डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। जिसको आप चीनी माती कहते हैं वो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे ये चैप्टर की इंफॉर्मेशन कंक्लूड होती है और नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।